Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we are going to read an essay that you have already read. Global Village Learning to Live Together की मैंने आपको brainstorming कराई थी in the lecture from Who to I, which was lecture number 13. So मैं आपको पहले भी जैसे lecture number 1 में मैंने आपको education essay दे दिया on education and then I asked you to go through it और उसकी outline बनाएं. सो हेयर आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैंने आपको जो होमवर्क दिया हुआ है उसी में से एक ऐसे जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको आपको पढ़ के दिखाऊं कि उसको पढ़ना कैसे और उसमें से सेक्शंस को कैसे हाईलाइट करना है। इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप तब तक ऐसे नहीं लिख सकते जब तक कि आपने स्टैंडर्ड एसेस पढ़े ना हो। तो स्टैंडर्ड एसे को पढ़ना और उसके फॉर्मेट को फॉलो करना ये आपका पहला काम होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपने अपने एसे के अंदर आपसे कौन सी चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है। सो द एसे इज ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब अगर हम इस एसे की स्टेटमेंट को देखें, ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, तो हमें नज़र आता है कि इसमें कोई बहुत नैरो सा स्कोप नहीं है, बल्कि ग्लोबल विलेज के अंदर एक यानी लर्निंग टू लिव टुगेदर इज़ योर पार्टिसिपल फ्रेज, और ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस जो है ये चल रहा है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये एक्सपोजिटरी एसे है। सो एक्सपोजिटरी एसे वो एसे होता है जिसमें हमारे पास लिखने का और सोचने का मार्जिन ज़्यादा होता है और हम ए टू जी जाते हैं, यानी उस टॉपिक के बारे में हमने हर बात करनी होती है। सो एक्सपोजिटरी टॉपिक के अंदर हमारे पास बात करने का जो मार्जिन है वो ज़्यादा होता है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो मेरा एक्सपोजिटरी जो है वो समहाउ घूम गया है। एक सेकेंड। सो एनीवे, सो लेट मी इरेज इट। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे है, आई डोंट नो, आई हैव डन समथिंग जिससे ये बॉक्स आ गया है और अब ये मुझसे गायब नहीं हो रहा। ओके जी, सो आई एम गोइंग बैक टू पेन। अच्छा जी, तो हमारे पास ये एक्सपोजिटरी ऐसे है। एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे होता है जिसमें हम ए टू जी जाते हैं। तो हमें किसी भी टॉपिक के बारे में हर चीज़ जो रास्ते में आती है उसको डिस्कस करना होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें हमसे सिर्फ कॉजेज़ मांगी जाती हैं या सिर्फ सोल्यूशंस मांगे जाते हैं, या ऐसा नहीं होता कि वो हमसे कॉजेज़ और सोल्यूशन स्पेसिफिकली मांग लेता है, या कोई प्रॉब्लम होती है जिस पे वो फोकस करने का कहता है। वो हमें कहता है जी इस चीज़ के बारे में लिखें, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ए टू जी यानी उसके बारे में सारी बात करते हैं। अब ये ऐसे शुरू होता है। डॉक्टर शशि थरूर इन हिज A prominent Indian parliamentarian debated the case this house believes Britain owes reparations to her former colonies, initiated by Oxford Union. अब डॉक्टर शशि थरूर जो हैं, अ प्रोमिनेंट इंडियन पार्लियामेंटेरियन, हम इंडिया का रेफरेंस अपने एस्से में नहीं देते। हम किसी भी जगह के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करते, पर्टिकुलरली तब जबकि इंडिया के लोगों की हालत पाकिस्तान से बेहतर हो। जैसे एजुकेशन के अंदर हम इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी में हम इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम में हम इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह इंडियन जो हमारे पास स्कॉलर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं, हम उनका रेफरेंस भी नहीं देते। लेकिन अगर बात इंडिया की ना हो रही हो बल्कि कॉलोनियल लेगेसी की हो रही हो, कॉलोनियल माइंडसेट की हो रही हो, कॉलोनियल राज की हो रही हो, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इंडिया को कोट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ होती है उसे कहते हैं एम्पायर राइट्स बैक। सो एम्पायर राइट्स बैक की जब हम बात करते हैं तो एम्पायर से मुराद ये होती है कि हम लोग जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं वो लिख रहे हैं, और एम्पायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी पाकिस्तानी लिख रहा है, इंडियन लिख रहा है, हम दोनों को इक्वली हिंदुस्तानी कंसिडर करते हैं। ठीक है। सो वी हैव डॉक्टर शशि थरूर और एम्पायर राइट्स बैक का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये हुआ कि ब्रिटेन जो है वो अपनी रेपरेशंस यानी हर्जाना जो है वो उसको अपनी फॉर्मर कॉलोनीज़ को देना चाहिए। अब ये पुरानी कॉलोनीज हैं तो ज़ाहिर बात है इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात हो रही है। डॉक्टर थरूर साइड वॉन द कंट्रोवर्शियल डिबेट विद 185 वोट्स टू 56। अच्छा, द ऑक्सफोर्ड यूनियन पब्लिश द डिबेट ऑन यूट्यूब इन 2015। यहाँ से हमारा है ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब आप ये देखें कि जब भी आप किसी मिसाल को तैयार करते हैं और आपने अपना टेंशन कैचर तैयार करना होता है, तो जिस चीज़ से आपने अपनी बात शुरू करनी है वो अच्छी खासी डिटेल में आपको चाहिए। यानी ये नहीं हो सकता कि आप ब्रीफली उसको मेंशन करेंगे और आप आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको थरली उस चीज़ को डिस्कस करना है और फिर आप उस चीज़ की डिस्कशन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और अपना डाटा इतना कंप्लीट इकट्ठा करें कि बात मुकम्मल हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सफोर्ड यूनियन ने 2015 में यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को अपलोड किया।
तब से 4.7 मिलियन लोग जो है वीडियो को देख चुके हैं, और ये ऐसे मैंने लास्ट ईयर लिखा था। तो अब 4.7 मिलियन से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन ये कोई स्टेटिस्टिक्स वो नहीं है जो डेमोग्राफिक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क की लिटरेसी रेट का या आबादी का सर्वे जो ऊपर नीचे हो जाएगा तो गड़बड़। और वैसे भी एक साल का जो मार्जिन होता है चेंज का, वो स्टेटिस्टिक्स के अंदर 1-2 साल का जो फ़र्क होता है वो अलाउड होता है, बशर्ते के फ़र्क बहुत ज़्यादा ना पड़ गया, ठीक है। अच्छा, 4.7 मिलियन लाइक्ड बाय 89,000। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4.7 मिलियन लिखा है। अगर आपके पास कोई भी फिगर जो है वो इशारिया में डेसिमल में आ रही हो तो उसको आप डेसिमल के साथ लिखते हैं, और अगर उसमें डेसिमल ना हो तो फिर आप वर्ड्स के अंदर जो आपकी फिगर्स हैं उनको लिख देते हैं। And shared by thousands on social media. The Union channel has been subscribed by more than 354,000 subscribers, while the views it received on its different videos are in billions. अब आप ये देखें कि जो मेरा अटेंशन कैचर है, आपको लगा था कि वो परहैप्स इंडिया के किसी बंदे के बारे में है, बट इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर शशि थरूर, इट्स अबाउट the video and how it has become viral on social media. अब ये मेरा स्टेटिस्टिक्स जो थी अटेंशन कैचर में, मैंने ये जो स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया था, बिकॉज दिस एसे हैज़ बीन रिटन बाय मी, ये स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे मेरी पूरी हो गई। अब इस स्टेटिस्टिक्स को मैंने रिलेट भी तो करना है अपने एसे के साथ, यानी वहाँ पे लिख के छोड़ दिया तो ये ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं रिलेट कैसे करूँगी? टुडे ह्यूमैनिटी लिव्स इन अ वर्ल्ड वेयर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट एंड विकिपीडिया हैव बिकम द बज़वर्ड्स। यहाँ पे ये जो यूट्यूब है जिसकी मैंने मिसाल दी है वो लिंक होगी, और आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स ऑन सोशल मीडिया, शेयर्ड बाय थाउजेंड्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया का वर्ड इस्तेमाल करके मैं यूट्यूब से उसे सोशल मीडिया पे ले गई। तो आपको पता है कि सोशल मीडिया में फेसबुक भी आ जाता है, यूट्यूब भी आ जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी वीडियो शेयर की जाती हैं। Undoubtedly, the reader him herself must have frequently assessed those along with many other social and websites. Assess these यानी ये जो है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट एंड विकिपीडिया। अच्छा, मैंने ये जो सोशल मीडिया साइट्स लिखी हैं, ये जो साइट्स मैंने वेबसाइट्स भी इसमें, क्योंकि ये विकिपीडिया भी शामिल है, ये मैंने यूएस की रैंकिंग से उठाई थी कि सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली जो वेबसाइट्स हैं वो कौन सी हैं। तो ये भी, इसमें भी एक ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा फेसबुक है और सबसे कम, यानी अगर ज़्यादा पॉपुलर होने में देखें तो विकिपीडिया इनमें 5वें नंबर पे, इसलिए ये इस ऑर्डर में लिखी गई हैं। मैंने यहाँ पे लिखा द रीडर हिम और हर सेल्फ, यहाँ पे मैंने एक्चुअली रीडर को इन्वॉल्व किया। और अगर आपने एग्जामिनर को किसी पॉइंट के ऊपर इन्वॉल्व करना हो तो आप एग्जामिनर को थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व करते हैं, एग्जामिनर को आप फर्स्ट पर्सन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। वैसे तो एग्जामिनर को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको करना है तो आपने ऐसे इन्वॉल्व किया है। The same words would not have rung a bell even in the last decade of 20th century. Today's world, aka as known as Global Village, is formed on an intricately weaved network of optic fiber cables that have made it a well-connected place, giving billions of its inhabitants an unbelievable opportunity to live simultaneously on Earth एंड इन साइबर स्पेस। अब अगर आप इस जुमले को गौर से देखें कि आज का जो ग्लोबल विलेज है वो एक इंट्रिकेटली वीव्ड नेटवर्क ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल है, इस पे बनाया गया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल रही है हाउ ग्लोबल विलेज हैज़ बीन मेड, ठीक है। और जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं और डेफिनेशन की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे पास ऐसे की एक चीज़ आती है जिसे मैं डिफाइन करती हूँ हु कह के। सो मैं आपको जो ऐसे पढ़ा रही हूँ वो है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। सो मैं इन पैरामीटर्स के ऊपर ऐसे को लेके चलती हूँ। सो ये जो चीज़ है ये डिस्क्रिप्शन थी ग्लोबल विलेज की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस ग्लोबल विलेज, कैसे डिफाइन करती है? सिंगल कम्युनिटी लिंक बाय टेलीकम्युनिकेशंस। मैं कभी भी किसी चीज़ को कोट करते हुए मुश्किल या लंबी कोटेशन नहीं लेकर आती, क्योंकि मेरे लिए याद करना मुश्किल है। तो कोटेशन उतनी रखें जितनी आपको याद रह सके। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इट कुड बी लॉन्ग, लेकिन इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत कंसाइज और टू द पॉइंट होनी चाहिए। डिफाइंस, तो मैंने डिफाइन भी कर दिया। अब मेरी की टर्म क्या थी? ग्लोबल विलेज। लर्निंग टू लिव टुगेदर जो था वो तो पार्टिसिपल फ्रेज थी, तो मेरी की टर्म थी ग्लोबल विलेज। तो मैंने ग्लोबल विलेज को डिफाइन कर दिया कि ग्लोबल विलेज क्या है। It is a world in which information and telecommunication technologies have a key role to perform. Unlike globalization, that is defined as a process that enables organizations and businesses to develop international influence,
particularly in international market. It is the interconnectivity of people. अच्छा, यहाँ पे मैंने it लगाया, इधर भी इट लगाया था क्योंकि ग्लोबल विलेज की बात हो रही थी कि ग्लोबल विलेज क्या है। यहाँ पे तो ग्लोबल विलेज ठीक है, लेकिन इधर जब मैंने इट लगाया तो वो क्लियर नहीं है। सो हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हुई अनलाइक ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के साथ ग्लोबल विलेज का कंपैरिजन हो रहा था, तो यहाँ पे ग्लोबल विलेज लगाने की ज़रूरत है। अब ये गलती नहीं है, मतलब मैं इसको कहूँगी ये गलती है, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने लिखा है, ये गलती नहीं है। लेकिन हम क्लैरिटी किसे कहते हैं? क्लैरिटी यही होती है कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसे समझाएं और आसानी से समझ आए, ठीक है। सो यहाँ पे ग्लोबल विलेज इज द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, या ग्लोबल विलेज गिव्स या मेक्स इंश्योर्स इंटरकनेक्ट, गिव्स भी छोड़ दें, इसको करें ग्लोबल विलेज इंश्योर्स, ठीक है, interconnectivity of people, bringing them close to the point where they can extract information and extend communication without any time lapse. अब आप ये देखें, जब भी हम डिफाइन करने की बात करते हैं, एक तो होता है डिफाइन करना, और डिफाइन यानी मैंने डिस्क्राइब भी किया, डिफाइन भी किया, और एक तीसरी चीज होती है हमारे पास किसी भी चीज को समझने के लिए या हु को करने के लिए, वो है कंपैरिजन। सो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मिली, डेफिनेशन भी मिली, और फिर तीसरी चीज आपको क्या मिली? कंपैरिजन। तो कंपेयर किसको किया? ग्लोबलाइजेशन को और ग्लोबल विलेज को, ठीक है। द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइबर कम्युनिटी एंड अ साइबर मार्केट विच हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट था, यहां से लेके यहां तक आपकी है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में मैंने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया और मैंने कहा इट इज द इंटरकनेक्टिविटी, ये मेरा मेन आइडिया, इट इज द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल ब्रिंगिंग देम, यानी ग्लोबल विलेज में ये जो इट की बात हो रही थी, ब्रिंगिंग देम क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन and extend communication without any time lapse. The technological revolution has led to the development of a cyber community and a cyber market which has been unprecedented in human history, learning to live together. So there is a cyber community and there is a cyber market, and people are, there is a, this community is learning to live together, क्योंकि ये unprecedented है, तो ऐसे पहला तो हुआ ही नहीं, तो अब community cyber हो गई है, ठीक है। This is the thesis statement. सो हम हु से पहुंचे व्हाट के ऊपर। United Press International reports that out of 7.6 billion people, more than 3.58 billion people, 48% of the total world population, डाटा लिख दिया 3.8 बिलियन। अब ये टोटल का कितना है ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आपने उसको भी मेंशन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे साथ साथ ईयर इसलिए दिया है कि अगर आप आउटडेटेड डाटा भी लिख रहे हैं 1 साल 2 साल पुराना, तो आप ईयर मेंशन कर दें। अब यूएन की रिपोर्ट बता रही है कि ऑनलाइन पॉपुलेशन कितनी है और ऑफलाइन पॉपुलेशन कितनी है। सो हम किसी भी चीज़ को डिफाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं। सो अगर आप बात करें कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर, सो आप इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि आपको पता हो कि वोटर का टर्नआउट कितना है और लिटरेसी रेट कितना है, तो मैं काउंट कर सकती हूँ, ठीक है। सो मैं काउंट कर रही हूँ कि ऑनलाइन पॉपुलेशन कितनी है और ऑफलाइन पॉपुलेशन कितनी है। अब एरिक श्मिट जो है गूगल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो कह रहे हैं कि एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड विल बी ऑनलाइन विद इन 7 years बाय 2020। सो हम 2019 में खड़े हैं। इस ये जो क्लेम है इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, और अगर ये अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन नहीं हुई, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली कोट कि उसने ये कहा था लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। सो हम ये भी कोट कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं हुई। सो यहाँ पे अगेन वंस अगेन हमने ग्लोबल विलेज जो है उसको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन अब किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्युनिटी की सेंस में, ठीक है। सो अभी भी हम ये व्हेन एंड वेयर पे नहीं गए। अगला चंक हमारा जब शुरू होगा तो हम हु और व्हाट से, हु और व्हाट ये हमारा इंट्रोडक्शन है, और हु के ऊपर हमारा था अटेंशन कैचर। सो हमारा अटेंशन कैचर था, अटेंशन कैचर के बाद हमारा हु आया जो कि हमारी की टर्म की डेफिनेशन है, व्हाट आया जो कि हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने यहाँ पे आके फिर समझाया है कि ग्लोबल विलेज क्या है। सो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्युनिटी हमने इस पैराग्राफ में भी समझाई। हम अभी इसी सेक्शन में चल रहे हैं जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। Transforming the globe into a village means that its inhabitants are well connected. So globe into global village means, ये देखें हम अभी भी डेफिनेशन पे हैं।
अब ये नहीं है कि आप कहें कि मिस अभी तक हम डेफिनेशन पे जा रहे हैं तो थीसिस स्टेटमेंट से डेफिनेशन पे कैसे चलेंगे। देखिए कि चीजें सेंस कैसे बना रही है, यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ तो ये वैसे डेफिनेशन नहीं है, नंबरों में समझाई जा रही है प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये आपको थीसिस स्टेटमेंट रीराइट की जा रही है यहाँ पे अगले पैराग्राफ में। ट्रांसफॉर्मिंग द ग्लोब इनटू अ विलेज मींस दैट इट्स inhabitants आर वेल कनेक्टेड, वेल acquainted with one another. दिस ग्लोबल कम्युनिटी, यानी वो साइबर कम्युनिटी और साइबर मार्केट के बाद दिस ग्लोबल कम्युनिटी हैज सरपास मेनी चैलेंजेस, पर्टिकुलरली दैट ऑफ डिस्टेंस। जब हम एस्से राइटिंग करते हैं तो एस्से राइटिंग के अंदर हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जहां पे हम उस पॉइंट के थ्रेड को पूरे एस्से में से वीव कर सके। सो हम एस्से कैसे चलाएंगे? कोहेरेंस की बात करनी है, किसी भी चीज की बात करनी है, तो आप आइडियाज को कैसे लेके चलेंगे? जब तक उनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो आपने कनेक्शन क्या बनाया? लॉजिक, ठीक है। सो अगर आप बात कर रहे हैं मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, तो आपके पास लॉजिक क्या हो सकती है मॉडर्निटी के अंदर? आप कहते हैं जी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से, बाय द विर्च्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स हैव बीन एबल टू डू समथिंग, ठीक है। सो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, सो हमें कोई थ्रेड निकालना पड़ता है। हाँ, आप टेक्नोलॉजी की जगह आप बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर की, आप टेक्नोलॉजी को छोड़ें, आप आइडियाज की बात कर सकते हैं। सो जिस थ्रेड के थ्रू आपने अपने एस्से को जोड़ना है, जो आपकी रीजन है, जो आपका प्राइम लॉजिक है, उसको मैं वो थ्रेड कहती हूँ जिससे आपने अपने डिफरेंट आइडियाज को वीव करना है। सो ये जो ग्लोबल कम्युनिटी है जो लर्न कर रही है, ये अब ऐसे क्यों लर्न करना, अब ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? तो इसकी बड़ी वजह ये है कि डिस्टेंस को ब्रिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। नाउ पीपल फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, इवन if only 22% from Africa can connect with their counterparts residing in the developed world. So, लोग भले वो 22%, अब यही डाटा ऊपर दिया गया था जिसको रीराइट कर दिया गया, वो दूसरे पार्ट के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। There has been a time when people living in one part of the world had no clue of the people living in another part. यहां से जब हमने बात की कि अब आज कर सकते हैं, तो ये कब है? जब मैं कहती हूँ कि जी ये कब ग्लोबल विलेज कब है, सो ये हमारा व्हेन कब है? टुडे। वेयर कहाँ है? ग्लोब में, ठीक है। सो अब आपको पता है कि ये हमारा सेक्शन शुरू हो गया जिसको हम कहते हैं व्हेन एंड वेयर। अब ये व्हेन एंड वेयर सेक्शन के आगे अगर आप आगे देखें, अब यहाँ पे हम गए पास्ट में, ठीक है। सिंस द अर्लियर सिविलाइजेशन इन गिग्निटजा, आई डोंट नो, गंटीजा perhaps, 8000 BC to the more recent civilization of Mesopotamia and Egypt 3100 BC, humanity has trod a long path that includes marvelous inventions like rafts and ideograms and splendid discoveries like fire and geomagnetism. अब ये जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इस लाइन का मकसद, और वो जो आप लोगों ने ऑन वॉर बाय विल ड्यूरेंट के अंदर देखा था कि उसने इतनी सारी जंगें जो थी वो गिनवा दी थी, इसका मकसद ये था कि हम अपनी नॉलेज को जो हमारे पास है उसको शो ऑफ करें। और इस तरह की लाइंस अगर आप याद करना नहीं एग्जैक्टली बट द आइडिया, तो आप वो जो इंसान ने इतना सफ़र तय किया उसको बहुत एलेबोरेटली उसको पेन डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें रखी जा सकती हैं जो कि शो ऑफ करती हैं कि आपने पता नहीं कितना पढ़ा हुआ है। और जो हिस्ट्री का नॉलेज होता है वो तो आपके एस्से में इतना खूबसूरत इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है। The early civilization had no clue of one another's existence. Traveling for discovering the land was followed by trading for better prospects of living. So ये देखें कि traveling और trading जो है वो इकट्ठे चलाइए, क्योंकि इसी से human society जो है वो expand हुई थी. Those who had an interaction with foreigner were fewer ever stepped on a foreign land. So आप ये देखें, although this has been written by me, but I have to applaud myself on writing this sentence. This is so good. So ये आपका वही वाला जुमला है, हाफ आइडिया सेमी कॉलन हाफ आइडिया। अगर आपने मुझसे प्रेसी की क्लास, उसमें हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस को लिखने का एक तरीका ये होता है कि हाफ आइडिया हम दें और फिर अगला हाफ आइडिया जो है वो सेमी कॉलन के बाद दें, और क्योंकि ट्रांजिशन नहीं होती इसलिए हाउएवर देयरफॉर नहीं लगा होता। One of the earliest pursuits of humans after forming into cities has been the discovery of other human colonies, thus connecting the dots of human presence to the point where they were joined to form the all encompassing map of the world, thus taking the Lord of Atlas' bare shoulders. आपका हिस्ट्री का नॉलेज। सो यहाँ पे मैंने ग्रीक माइथोलॉजी का रेफरेंस दिया है, एटलस का, जो कि गॉड है, और उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि उसने वो जो ग्लोब है उसका बोझ जो है वो अपने शोल्डर्स पे उठाया हुआ, और अगर वो मूव करता है तो फिर अर्थ को एक साथ है।
सो पता चल रहा है कि राइटर जो है उसकी नॉलेज कितनी है हिस्ट्री की। सो पहला जो काम हुआ वो ह्यूमन कॉलोनीज का ढूंढना। और ह्यूमन कॉलोनी का वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि आगे जाके मैंने ब्रिटिश कॉलोनी की बात करनी है, तो मुझे पता है कि मैंने ब्रिटिश कॉलोनी की बात करनी है, ठीक है। सो मेरी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो ऐसे ही चल रही है और इससे कोहेरेंस भी आएगी। टुडेज वर्ल्ड इज इनकम्पस्ड बाय अ साइबर स्पेस। अब ये देखें कि यहाँ पे ये इधर चल रहा था, ये मेरा पास्ट चल रहा था, अब पास्ट से मैं प्रेजेंट में आई कि टुडेज वर्ल्ड इज इनकम्पस्ड बाय अ साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या है? एन ओमनी प्रेजेंट phenomenon which brings to the table even the remotest, the farthest, the strangest of the lands and their inhabitants. अच्छा, अब क्या है? Information is abundant, communication easy and socialization handy. Today one's friends are not the ones he she knows personally but everyone anyone who shares a common interest. ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम दोबारा से अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको रीराइट किया। तो लर्निंग टू लिव टुगेदर क्या है कि हमारे जो दोस्त हैं हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते, लेकिन हम इंटरेस्ट शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ होते हैं। द फाउंडेशन ऑफ अ ग्लोबल सिविलाइजेशन वॉज लेड विद द ग्रेटेस्ट जियोग्राफिकल डिस्कवरी। अब ये हमारा व्हेन एंड वेयर वाला सेक्शन ही चल रहा है, ठीक है। हम व्हेन एंड वेयर वाले सेक्शन के अंदर क्या हुआ कि हम वापस आए। अब हम दोबारा गए ग्रेटेस्ट जियोग्राफिकल डिस्कवरी के ऊपर। तो वो थ्रेड क्या है जो मेरे एस्से का रैशनल क्या है? दैट इज डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस में ही मूव कर रहे हैं। ये एक डिस्कवरी थी न्यू कॉन्टिनेंट की दैट पुट फॉर द आइडिया ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिविलाइजेशन व्हिच वाज टू बी फर्दर डेवलप्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉलोनियलिज्म। यहाँ पे कॉलोनियलिज्म आया, ह्यूमन कॉलोनी से कॉलोनियलिज्म तक। With the Spanish civilization managed to go as far as Latin America, it was British legacy that reached everywhere: Africa, Australia, Canada, India and New Zealand. British Empire remained the throbbing heart of the world for roughly 300 years. अब apparently आपको इसका कोई ताल्लुक नहीं लग रहा, ठीक है, कि ऐसे के साथ ब्रिटिश एम्पायर का क्या ताल्लुक है? कनेक्शन बनाना पड़ेगा। Even the common element of a colonial master instead of shortening the distance between different communities, widened the gap between the people, dividing them on the basis of intellectual, technological, cultural, and racial and economic features. Cultural and racial is one. So एक अगर एम्पायर थी और एक रूलर था और एक कॉलोनियल मास्टर था, उसके बावजूद कम्युनिटीज करीब नहीं आई क्योंकि वो फर्दर डिवाइड हो गई। डिस्टेंस नहीं कम हुआ। वही थ्रेड जो हमारा डिस्टेंस का है, वही थ्रेड जो है वो थ्रू आउट द एस्से आपको नजर आएगा। The very incident of Dr. Tharoor's flying to London for participating in a debate is a salient feature of this global world. However, the very popularity of his vitriol, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया। मेरी जो मेन क्लॉज है, सेमीकोलन पीछे नहीं आया था जब मैंने हाफ हाफ आइडिया कहा था। यहाँ पे ट्रांजिशनल वर्ड क्यों आया? क्योंकि दूसरा जो आइडिया था उसमें और पहले आइडिया में ट्रांजिशन हो गई है, ठीक है। The very popularity of his vitriol on a social media website is a testimony to the fact that his censure echoed through millions of hearts. Millions reciprocated the same feeling. अब ये मैंने रीराइट किया हुआ है और मुझे लगा कि इसको रीराइट करने की ज़रूरत है। His voice along with the video reached to millions who took interest in the subject, marked the apt emergence of a global community that pays heed to every voice, that rises and embraces everyone in its infinity. There is a room for everyone. अब ये देखें, once again हमारी thesis statement touch हुई। There is room for everyone, be it the one who delivered the harangue or the ones who shared the video or the ones who endorsed it with their appreciative comments or the ones who outrightly rejected the narrative of the South. The bottom line is empire writes back. शो ऑफ भी कर दिया कि मैंने कॉलोनियल स्टडीज की हुई और मुझे पता है कि एम्पायर राइट्स बैक एक फिनोमिनन है, जैसे वाइट मैन्स बर्डन है, ठीक है। और एम्पायर राइट्स है तो उसके जवाब में है कि एम्पायर राइट्स बैक। नॉलेज भी शो ऑफ होगी, आइडिया भी रिलेट हो गया और फिर थीसिस स्टेटमेंट भी साथ साथ रीराइट हो रही है कि लोग जो है वो कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। अच्छा, अब ये हिस्ट्री जो थी वो अमेरिका से लेके कॉलोनाइजेशन तक आई और यहाँ पे अटेंशन कैचर जो था उसको रीटच किया। कोहेरेंस लाने का तरीका एक ये भी होता है कि जैसे पीछे अफ्रीका वाली मिसाल दोबारा आई थी, यहाँ पे अमेरिका वाली दोबारा आ गई, आप सेम चीज़ को दोबारा लाते हैं, उससे कोहेरेंस आती है और फिर आपकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा डिबेट भी होती है। वहीं पे अगर आप शशि थरूर के साथ शुरू हो जाते उस वीडियो पे कमेंट और आगे चले जाते तो फिर आपकी बात जो थी वो लगता है कि शायद फोकस से बहुत दूर चली गई है। अच्छा, अब इन द मीन वाइल क्या हुआ? जब ये ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो रही थी, एम्पायर राइट्स बैक के साथ ही हमारे साथ आता है कि
पोस्ट कॉलोनियल ईरा जब आ रहा होता है। सो अब क्या हुआ है कि वही उसके दौरान ही वो कॉलोनाइजेशन चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, टेंशन है, दो पोल्स हैं। सो टू पोल्स अपार्ट सिविलाइजेशंस strengthened their grip on the world. Two poles apart civilization. So ये मैंने बाईपोलर जो वर्ल्ड था उसको शो करने के लिए मेरी, अब लिटरेरी लोग जो होते हैं वो लैंग्वेज का अपने हिसाब से यूज करते हैं ना। सो टू पोल्स अपार्ट जो वर्ल्ड है सिविलाइज, वो दुनिया पे अपनी ग्रिप की कोशिश कर रही थी मजबूत करने की, और दो पोल्स हैं हमारे पास, अमेरिकन कैपिटलिज्म एंड रशियन कम्युनिज्म। When the superpowers were conspiring to design a new world order, the technologists, अब apparently इस चीज का भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब कनेक्शन क्या है? The technologists were burning the midnight oil to improve the computing system, which was going to change the world for better, and communication technologies that have made possible the transport of information and culture across the globe, not to mention the overseas transport of one's image through his network during a video call. This web goes farther than the British Empire and feels stronger than the capitalist pull. अब फासला कितना तय हो गया? अब ब्रिटिश एम्पायर, हमारे पास एक पैराग्राफ पहले व्हेन एंड वेयर के अंदर हम ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहे थे, और उसके बाद हमने कहा कि ब्रिटिश एम्पायर जो थी उसके वीक होने के साथ साथ हमारे सामने ये दो पोल्स थे। सो एक पोल अमेरिका है, दूसरा पोल रशिया है। अब हमने ये बात नहीं की कि कोल्ड वॉर हुई नहीं हुई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे आया। हमने सिंपली कमेंट क्या किया कि ये जो वेब बन रहा था, कंप्यूटिंग सिस्टम और जो टेलीकम्युनिकेशन पे काम हो रहा था, उससे, इस वेब से हमारे सामने जो कम्युनिटी आती है, ये वेब जो है ब्रिटिश एम्पायर से बड़ा है, ज्यादा दूर जाता है, और इसकी जो पुल है वो कैपिटलिज्म से ज्यादा है। सो ये सारी चीजें रिलेट हो गई, और आप ये देखें कि हिस्ट्री जो है वो कवर होती जा रही है। However, setting aside the historical landmarks, if technological change is made the pivot, social cultural evolution, a term used by Lansky, takes place, dividing human experience of living together in 5 societies, defined by the kind of technology they had, with each society changing with the new technology that it is designed or received. ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को ऑनवर्ड्स आप मॉडर्निटीज एंड अनलेंडिंग प्रोसेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी वाली बात हो गई कि सॉरी डिस्टेंस वाली बात हो गई। अब दूसरा थ्रेड जो है या दूसरी जो कॉज निकाली गई है वो है टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो अब जिस थ्रेड के थ्रू बात होने लगी, डिस्टेंस वाला सेक्शन पूरा हो गया, वो है टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब इसमें क्या आया? सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन जो है उसने ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिवाइड किया। वो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी दैट इट रिसीव, डिजाइंड और रिसीव्ड फर्स्ट, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज मोर देन 12,000 years ago relied on simple tools to hunt down animals and gather vegetation for survival. Family was the driving force of the society. Then horticulture and pastoral, अब ये मैं गिनवा भी रही हूँ और मैं इसको रिलेट भी करूंगी। Horticultural and pastoral society developed horticulture that used manual tools for plantation. अब ये फिर आ गए कि ये टूल्स कौन से थे? The regions where it was difficult to grow food, अच्छा ये आगे आगे, it was horticulturals, कल्चरलिस्ट, ये भी जाने दें। सम 500 years ago, अब ये वही चल रहा है, और इस सेक्शन को हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि ये फिर बहुत लंबा चला जाना था। Some 500 years ago, civilization dawned with the revolutionary techniques like harnessing of plows by animals, canalization of rivers, canalization of rivers। अच्छा, अब ये वाला सारा इसी को डिवाइड कर रहा है, मैं एक्चुअली इसको स्किप करके, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। Throughout these epochs, Aristotle's social animal learnt about his or her surroundings. अब ये यहाँ पे आके ये सारों को रिलेट कर दिया गया, ठीक है। Surroundings devised ways to cope up with temperate change, geographical variations, economic disparities, ideological clashes, and social differences, while they continued multiplying in number, outnumbering all mammals on the face of the earth and having only brown rats, domestic chickens, and some insects as their rivals in numbers. सो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आते आते ये जो हमारा, इसमें भी आप ये देखें कि बात व्हेन एंड वेयर की हो रही है इस वाले सेक्शन के अंदर, लेकिन पिछले व्हेन एंड वेयर के अंदर हमारी लॉजिक थी डिस्टेंस, और इस व्हेन एंड वेयर के अंदर हमारी लॉजिक क्या है या हमारा रैशनल क्या है कि हम बात करें टेक्नोलॉजी की, ठीक है। सो एक और चीज मैं आपको बताऊं, माई ऐसे इज इट हैज एक्सीडेड द वर्ड लिमिट। तो आप जब ऐसे कर रहे होंगे उसमें अगर आप इनमें से एक थ्रेड रखेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा, बिकॉज दिस इज माई सैम्पल ऐसे एंड आई वांटेड टू शो के राइटिंग में किस तरह से आप
किसी आइडिया को मूव करते हैं तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं ज़्यादा लिखूं और अच्छे तरीके से उसको कम्युनिकेट कर सकूं. With the passage of time, the number of inventions superseded the number of discoveries as societies uncovered most of the planet Earth. With better understanding of the world comes the better ability of benefiting from what is known and is now more persuading and yielding than any political or religious ideology that ever existed. Inventions coming out one after another have completely changed the way Homo sapiens, the frog in the well, hoped to survive as the fittest. Now it is the smartest. Daniel Bell gave the idea of post industrialism, the production of information using technology. सो हम आए थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ. अब उससे हम आगे गए और हमारे पास आई है इंफॉर्मेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी. द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रिलाइज, अब ये यहाँ पे हम अपने ज़माने में आ गए, ये रिलाई किस पे करती है? ऑन कंप्यूटर. डिजिटल डाटा इज सेव्ड वाया बाइनरी कोडिंग फ्रॉम द आइडियोग्राम टू द सिग्निफायर टू द बाइनरी लैंग्वेज. नॉट ओनली ह्यूमन वेज ऑफ कम्युनिकेशन बट ऑल्सो वेज ऑफ सोशलाइजेशन have evolved. This information revolution has enabled a worldwide flow of information, products, and people, which resultantly has devised the idea of a global community and a global market. So, do you remember the point where I said कि हमारे पास एक साइबर कम्युनिटी और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है? प्लस हमारे पास है साइबर मार्केट. सो ये दो चीज़ें थी जो कि मैंने लिखी थी. सो हमने दोबारा जाके अपनी थीसिस स्टेटमेंट को टच कर लिया. सो आपको समझ आई कि हमने वो पीछे से शुरू किया जहाँ पे हम बात कर रहे थे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की, और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन तक पहुँचे हैं. अच्छा जी, अब इसके बाद देखें. Taking under the microscope the way people living in the US interact with one another or across the world would be helpful in understanding the extent to which the ICTs have improvised the ways modern societies live. ICT क्या है? Information Communication Technologies. अब ये स्टेटिस्टा है. अब मैंने केस स्टडी लिया है यूएस को, तो मैंने मेंशन कर दिया. ठीक है, आप जिसको केस स्टडी लेते हैं सो आप केस स्टडी को मेंशन कर देते हैं. अब आपने यूएस को लिख दिया कि वो इंटरेक्ट करते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये सारी की सारी जो चीज़ है ये यूएस के बारे में, और यूएस क्या हुआ? मेरी केस स्टडी. तो अगर आप पाकिस्तान की बात करें, आप पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे केस स्टडी दे सकते हैं. अब आप ये देखें कि मैं ग्लोबल विलेज को आई एम टेकिंग इट एज समथिंग पॉजिटिव. तो मैं यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव चीज़ की बात नहीं करूँगी कि ये बुरा होता है, इसमें कुछ गलत हो जाता है, हेट स्पीच है, ब्लास्फेमी है. मैं इस तरह की किसी भी चीज़ की बात नहीं करूँगी. सर एडवर्ड बर्नर्ड टेलर, द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु फाउंडेड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन हिज बुक प्रिमिटिव कल्चर, जब भी किसी को कोट करें तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि आपको उसकी किताब का नाम भी पता हो, क्योंकि आपके रेफरेंस में मज़ा ही तब आता है, वो वेटेज ही उससे आती है किताब से, क्योंकि कोई भी बंदा कोट उठा के कोट कर देता है. तो मैंने आपको दिखाया था जब हम पढ़ रहे थे आपके नोट्स के अंदर, आप कहीं से भी, जो मैंने आपको सैम्पल एसेज दिए हैं, नोट्स दिए हैं, आप कहीं से भी रसल को, ड्यूरेंट को, आप मलिहा लोधी को, जावेद बर्की को, किसी को भी उठा लें, किसी ने जो भी कहा वो लाइन उठा लें, किताब को कोट करें और किताब का नाम बताएं कि कौन सी किताब थी. डेवलप द आइडिया ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन. तो डार्विन की थ्योरी से इंप्रेस होकर उसने कल्चरल एवोल्यूशन की बात की, फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न. हिज डेफिनेशन ऑफ कल्चर इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम नॉलेज टू लॉज to habits that a man acquires from the society he lives in. His study of culture underpins not only the artistic, spiritual, and moral achievement but also technological accomplishment. Interestingly, the cultural evolution has reached its pinnacle with post-industrial society. So मैंने post-industrial society को कहाँ जाके relate किया है? Cultural evolution के साथ. That benefits from high technology culture. The gadgets that an eager child inattentively operates today would have needed a properly trained technical staff for its operations a generation ago. Technological know-how is inherited just like cultural understanding. So एक और important part ये है कि हम technological जो know-how है उसको inherit करते हैं. ठीक है? Today's human being is not only enjoying better prospects of living but also a better understanding of his or her whereabouts. With the world in his or her palm, as a matter of fact, she does not have to experience xenophobia, the social fear. In the wake of global village, the fear of the foreigner ended with the development of better acquaintedness of the neighbor.
be of next door or next continent. Racial identity, which once led to ethnic identity, is now replaced by a global identity. Racial identity को replace किया ethnic के साथ और ethnic को किया global identity के साथ. ये सारी sociology की terms हैं और reader को पता चलेगा कि इस बच्चे की इस टीचर की स्टडी कितनी है. Which enables one person to stand up for another person even if two have never known each other, even if the two are from different races, even if the two are from different regions of the world. ये आपका आइडिया आया लर्निंग टू लिव टुगेदर का मतलब क्या है कि जीनोफोबिया नहीं है. ठीक है. सो ये पास से अब प्रेजेंट सोसाइटी जो है वो कैसे बेहतर है. ठीक है. सो ये आपका वाई वाला सेक्शन आ गया कि वाई. ठीक है. और यहाँ पे जब हमने ऊपर बात की थी तो ये कल्चरल एवोल्यूशन जो था ग्लोबल विलेज के अंदर, ये भी वाई था कि हमारे ग्लोबल विलेज के अंदर कल्चरल एवोल्यूशन हुआ. ठीक है. ये आपका नेक्स्ट जो है वो पार्ट चल रहा है. Comparing the world that exists today with the one that existed some 70 years ago would be helpful in drawing an understanding of the landmarks of global village. The frequently witnessed protest of the international community on the plight of humanity, be it ethnic cleansing or genocide, is one instance of an extended human community. So ये जो extended human community है हमें कब समझ आती है? जब international community किसी चीज़ पे react करती है. अब यहाँ पे 1930 से जो हिटलर ने किया और जो फाइनल सोल्यूशन है उसके ऊपर सारा कमेंट आया. और आप अगर इसके बाद देखें यहाँ पे द वॉर एंडेड, यहाँ पे देखें. ठीक है. द वॉर एंडेड, नाज़ीज रिटायर्ड, एलाइड फोर्सेस अराइव्ड एंड लेफ्ट ओवर ज्यूज. 3 million were rescued, but years passed till the world could actually find out what had happened to the Jews. It was not until 1960s that the final solution of the Nazis was replaced by the Holocaust, the genocide of 6 million European Jews in Second World War. The response of the international community at the greatest tragedy in the history of humanity took years to generate, partly because of the long distance between places and partly because of the slouch methods of communication. So, long distance और ये जो methods of communications है, तो हमने पीछे distance की बात की थी और हमने बात की थी टेक्नोलॉजी की. तो अब मैं ये तो कह नहीं सकती थी कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ चुका था, लेकिन जो कम्युनिकेशन के मेथड थे वो बहुत स्लो थे. ठीक है. सो अब ये हमारे पास फिर एक केस स्टडी आई जिसमें हमने कहा कि अगर ये तब हुआ था तो इतना ये डिलेड रिस्पॉन्स आया क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई हुई थी. टुडे बर्मी सिटीजनशिप लॉ डज नॉट एक्नॉलेज दोज रोहिंग्याज एज सिटीजन्स हु माइग्रेटेड आफ्टर 1823. अच्छा, अब ये वाला आपका रोहिंग्या का केस आया. ठीक है. Last year, when the Buddhist government asked the Rohingyan minorities, included a large chunk of Muslims, to leave the country, followed by extreme military measures, not only the Muslims living across the world, but everyone knew what was happening. अच्छा, अगर आप देखेंगे ना, ask the Rohingyan Muslims या Muslims in Rohingya, तो आपकी लैंग्वेज जो होगी वो सब्जेक्टिव या बायस्ड हो जाएगी, बिकॉज यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, जबकि वहां पे कोई 15 माइनॉरिटीज हैं. सो आपने सब माइनॉरिटीज की बात की, आपने कहा इंक्लूडिंग मुस्लिम्स. अब फिर आपने कहा सिर्फ मुसलमानों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, सारी दुनिया को पता है. द इंटरनेशनल कम्युनिटी रेज्ड इट्स वॉइस. ठीक है. उन्होंने जो रिएक्शन है वो उसके ऊपर दिया है उस एथनिक क्लेंजिंग के खिलाफ. तो एथनिक क्लेंजिंग वो होती है जब आप एक ज़मीन को, एक एथनिसिटी को पाक करते हैं और वहाँ पे रहने वाले आउटसाइडर्स को कहते हैं कि यहाँ से जाओ. और जीनोसाइड तब होता है जब आप उन्हें भेजते ही नहीं है, आप उन्हें एनिहिलेट कर देते हैं, मार देते हैं, मैस किलिंग होती है. और ये दोनों ग्रेटेस्ट क्राइम्स हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ठीक है. द वर्ल्ड केम टू नो ऑफ द क्राइम एज सुन एज इट स्टार्टेड टू टेक प्लेस. अब आप डिफरेंस देखें कि कितना है कि वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता कि दुनिया में बर्मा में हो रहा है, नहीं, जैसे हुआ सबको पता है. ठीक है. सो डिस्टेंस खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी मौजूद है. ये हमारी दूसरी केस स्टडी है, एक पास्ट की थी. ठीक है. और ये एक तरह से अगर आप देखें इन दोनों को तो ये कंपैरिजन हो गया. ठीक है. कि किसी को पता ही नहीं चला क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था. और अब देखें कि क्या होता है. सो पिटिशंस वर साइंड, photographs were shared, videos were made, banners were uploaded. The world disapproved the suppression of the minority and raised its voice for the violation of basic human rights. How ineffective, yeah, how effective that voice proved
इन पॉलिटिकल रियलम इज़ अ सेपरेट इशू। सो ये मैंने एक रिमार्क दे दिया कि भाई इसको पॉलिटिक्स के साथ ना मिलाएं, लेकिन जो लोगों का ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर रिस्पॉन्स था उसको चेरिश करें। Cherry on top is the way these modern day platforms have empowered journalism, both print and electronic, with the ability to stay informed all the time and to keep their followers informed. To stay informed and keep people informed. In this global village, the pace at which information is shared, relations are developed, purchases are made, causes are joined, and ideas are propagated has been unprecedented in human history. अच्छा अब ये मैंने has been लगाया है, ये has been इसलिए लगाया the in this global village the pace, क्योंकि pace singular है इसलिए has been लगा है. For the first time, the world has been exposed to infinite possibilities of living, learning to live together, with better prospects of sharing, shaping the world, and developing a shared culture. तो shaping the world and a shared culture. So वो जो evolution of culture की बात हो रही थी, global community की हो रही थी, वो सारी चीज़ें retouch हो गई. With the help of mobile technology, say smartphone and tablets, आप फॉर एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, डेट इज भी कह सकते हैं, ई जी और आई ई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन से जो है ये बड़ा ट्रेडिशनल इस्तेमाल है एग्जाम्पल के लिए. वन कैन गेट एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी लोकेशन while social sites like Facebook make communication and collaboration instantaneous. The citizens of this global community are more empowered and more united, whether they have to propagate a political message, arrange a rally, organize a conference, generate a donation, or run an NGO. Interestingly, when the famous pop singer Rihanna was featured in an advert, Would You Rather Slap Rihanna or Punch Chris Brown by the social media app Snapchat, she posted about the unethical advert on her Instagram and asked her followers to leave the app, dropping company shares by a 5% overnight. अच्छा यहाँ पे मैंने सिंगर का रेफरेंस इसलिए दिया था कि जब आप सोशियोलॉजी की बुक्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वो सॉन्ग्स का रेफरेंस भी देते हैं और वो म्यूज़िक का रेफरेंस भी देते हैं, एल्बम्स का रेफरेंस भी देते हैं. और दूसरी बात ये कि एक नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है सॉन्ग को भी, तो मैंने कोट कर दिया, बट आई वोंट appreciate or I won't encourage you to share the same or use same or similar examples in your paper, क्योंकि आपका पेपर बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा नॉट सिंपल, इट्स वेरी फॉर्मल, तो उसमें आपने म्यूज़िक की मिसाल नहीं देनी. लेकिन क्योंकि मैं सोशियोलॉजी की बुक के पैटर्न्स को भी फॉलो करती हूँ तो मैं इस तरह की चीज़ें देती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये भी एग्जिस्ट करती हैं. दूसरी बात ये कि इसको देने का एक और मकसद ये था कि ये जेंडर में कोट हो सकती है बात कि जो वेस्ट की औरत है वो भी इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको फेस करती है. The global village is all about a virtual bond between human beings who are connected through a network that brings them close despite the distance between them. Giving an अब ये फिर आ गया वर्चुअल बॉन्ड है जो डिस्टेंस के बावजूद करीब लाती है. गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड वन अनदर्स कंडेम वन अनदर ग्रीवेंसेस बेटर. अच्छा अब ये देखें कि वो जो वाई था वो था हमारा डिस्टेंस, ठीक है. सो डिस्टेंस वाज द लॉजिक वाई, ठीक है. और वाई और हाउ को मैंने आपसे कहा था कि रिलेट किया करें. अब आप देखें इतनी देर में हाउ नहीं आया, सो अब दोबारा सोचें. जब हमने डिस्टेंस था तो डिस्टेंस एक रीज़न हो गया, तो टेक्नोलॉजी दूसरा रीज़न भी हो सकता है, और टेक्नोलॉजी मीन्स भी तो है. तो वजह ये थी कि इंसान डिस्टेंस कम करना चाहता था दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, तो इंसान ने सफ़र किया तो ट्रेड की, ट्रैवल और ट्रेड इकट्ठे चला, तो डिस्टेंस को कम करने की कोशिश थी. इसीलिए इंसान ने अमेरिका ढूंढा, इसीलिए इंसान जो है वो एम्पायर बनाई, कॉलोनाइजेशन हुई और वो सारी टसल चली. और कैसे ये सब कुछ हुआ, तो वो चीज़ है हमारे पास टेक्नोलॉजी. तो ये हमारे पास जो दो रीजंस थे ये हमारे एस्से को लेके आगे चले हैं, ठीक है. The way demise of Stephen Hawking was grieved, assassination of Benazir Bhutto was condemned, 40 rules of love, ये लफ्ज नहीं है, was cherished, education of Malala Yousafzai was supported, victimization of women was shamed, emancipation of third gender was endorsed, right to education was propagated, and child labor was disapproved by the international community, are examples of better connectivity and better receptivity of global community. ये किताब का नाम है, अगर आप हाथ से लिख रहे होते तो आप इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते, ठीक है. ये सारी मिसालें आ गई, मैंने पाकिस्तान में केक की केस स्टडी नहीं दी इसके अंदर, ठीक है. In this global village, one opens a window that takes him or her to a world of possibilities, a world where learning is a piece of cake and knowing is a child's play.
आप देखें वैसे ईडियम जो होता है वो हम एक सफ़े पे एक देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ईडियम्स लगे हुए हैं इकट्ठे, लेकिन पीस ऑफ केक और चाइल्ड्स प्ले को मिला के लिखा गया है, ठीक है। सो दे मेक सेंस टुगेदर। विद वन टच ऑफ द फिंगर वन कैन वर्चुअली ट्रांसपोर्ट हिज और हर इमेज टू रिमोट प्लेसेस। रियल रिलेशंस आर complemented with virtual ties. The virtual self mostly treats the path unknown to the real self. Blogs, vlogs, ebooks, audiobooks, forums, messengers, online teaching and online distance learning, e-doctors, e-counseling. The contemporary world has devised new ways of living its old habits. तो अब ये हाउ टेक्नोलॉजी तो था, अब यहाँ पे आपको सब कुछ गिनवा दिया गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे नेटफ्लिक्स की मिसाल आ गई है। अब अगेन मैं आपको मेंशन करूंगी कि मैंने ये मिसाल ज़रूर दी है, लेकिन आप फिल्म चैनल्स की मिसाल नहीं देते या एंटरटेनमेंट चैनल्स की मिसाल नहीं देते क्योंकि वो सीरियस नहीं होती। Speed is the speciality of this global village, the speed with which news information travels and with which feedback emerges. Services are subscribed, products are shipped, groups are joined, admissions are required, and scholarships attained without covering any distance physically. डिस्टेंस की जगह जो हमारे पास चीज़ आई है वो है स्पीड। तो यहाँ पे आके हमारा हाउ और वाई जो है वो मर्ज हो गया इस पैराग्राफ के अंदर। अब कंक्लूजन के लिए हम अगर कोई सरप्राइज रखें या कोई अच्छी चीज़ रखें तो वो हमारे एस्से के अंदर चेरी ऑन टॉप का काम करता है, क्योंकि हमारा एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि उस लेवल के ऊपर आके हम कोई अच्छी चीज़ शेयर करेंगे और हम ड्रेन हो चुके होते हैं। अब एक आम सी बात है, आप ग्लोबल विलेज को ढूंढेंगे तो मार्शल मैकलुहन का नाम आएगा। मैंने इस चीज़ को संभाल के रखा था अपने एस्से के एंड के लिए। When in 1964 Marshall McLuhan predicted a global village, it was a groundbreaking idea. Today, after more than a century of electric technology, McLuhan wrote in his book Understanding Media, we have extended our central nervous system itself in a global embrace, abolishing both space and time as far as our planet is concerned. So उसने कहा space and time को, तो space जो है वो distance है और time तो time है, दोनों को हमने कर दिया as far as our planet is concerned. अब यहाँ पे आपकी quotation जो है वो ख़त्म होगी, जो inverted commas missing है। He was the first to recognize the social effects of global village, a carefully picked, insightful term where in real time one part of the world can experience the events happening in another part of the world. Media, communication and technology have been rapidly, constantly changing the world. In less than 20 years, it has transformed the global milieu. In another 20 years, one can hardly imagine where it would take the global community. However, one thing is sure. This village is a place where its inhabitants are still learning to live together, to support one another, and to fight for the greatest cause of humanity. A day will come when the whole world will show up online and celebrate the triumph of humanity over medium and media, going beyond creed, color, region, and race. फ्लाइंग अबव फेंसेस, बाउंड्रीज, jurisdiction एंड बॉर्डर्स। तो आप ये देखें कि एस्से के अंदर, हालांकि एस्से पॉजिटिव था, लेकिन हम फ्यूचर की तरफ गए। और फ्यूचर को कैसे लेके गए कि जिस आदमी ने आइडिया परसीव किया था पास्ट में, उसने क्या किया था और कैसे एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में द आइडिया हैज चेंज्ड, और अब ऐसे हुआ है तो अगले 20 साल में क्या होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छे फ्यूचर की तरफ, एक अच्छे फ्यूचर और एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ हमने एक प्रिडिक्शन कर दी कि फ्यूचर में ये दुनिया कहाँ जाएगी, ठीक है। किसी भी एस्से को, किसी भी रिटन चीज़ को देखें तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझने की कोशिश करें। जो हमारा कंक्लूजन है इस एस्से का, कंक्लूजन यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। सो कंक्लूजन ये होता है कि यहाँ पे उस चीज़ को ज़रा सम अप किया जा रहा है, वाई और हाउ दोबारा आ गया, और फिर ये देखें कि ज़रा सफ़र कवर हो गया, समझ आ गया क्या चल रहा है। सो यहाँ से कंक्लूजन शुरू हुआ और यहाँ तक कंक्लूजन गया है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ये आपके एस्से की बॉडी का पोर्शन था, जो कि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ्स के बाद शुरू हुआ था। सो आपके सामने जो भी चीज़ आती है पैराग्राफ्स को देखा करें। एस्से आता है कोई लिखा हुआ जो कि स्टैंडर्ड एस्से है, किसी राइटर ने लिखा हो, कंपाइल्ड ना हो। ये जो गाइड बुक्स के अंदर एस्सेज लिखे होते हैं जो आपको एसोसिएट कर दिए जाते हैं CSPs के साथ कि भाई फलाने CSP ने लिखा है, दे आर नॉट राइटर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, दे आर वेरी कम्पिटेंट पीपल, बट दे आर नॉट टीचर्स। दैट इज़ दी ओनली प्रॉब्लम कि वो टीचर नहीं है, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। और आप CSP से पूछें तो वो आपको कहेंगे कि बच्चे हम आपको पढ़ा देते हैं लेकिन हम टीचर नहीं हैं इंग्लिश के। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है
तो आपको एक बात तो ये कि अंग्रेज़ी के बंदे से सीखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से। दूसरी बात ये कि आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो ऑथेंटिक बंदे ने लिखी है, जिसका कोई राइटर है, वो एक कंपाइलेशन नहीं है, एक सस्ती किताब नहीं है, जो गाइड बुक नहीं है, जिसको खानापुरी के लिए या वो उन्होंने छाप के बस जल्दी-जल्दी उन्होंने कहा जी 1000-2000 किताबें बिक जाएँ, ऐसी किताबों से बचें जो ट्रैश हैं। जब आप अपने दिमाग को अच्छी किताब और अच्छा रिटन मटेरियल फीड करेंगे तो आपका दिमाग भी अच्छा मटेरियल रिप्रोड्यूस करेगा। आई बिलीव कि मैंने आपको ये लेक्चर दिखाया है, ये पूरा पढ़ के सुनाया है, तो अब आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आई होगी कि मैंने इस एस्से में कैसे अपनी टेक्निक जो है हु से लेके हाउ तक को उसको कैसे इनकम्पस किया है। I hope that you are getting and you are learning more and more from these videos. Do leave a comment under these videos so that I can see कि आपका feedback क्या है. And please make sure कि आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो चीज़ें असाइन की जा रही हैं, उसके ऊपर आप काम करें, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो मेरी इस सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है और आपके भी ये सारे जितने आवर्स हैं जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? So do your homework and do send your assignments to me so that I can give you my feedback, and I'll talk to you in another video. Thank you.